आज की सबसे अहम खबर और सबसे बड़ी खबर, और इस खबर को खबर बनाने के लिए पाकिस्तान में ताकतें इक़्तिदार में बैठकर पिछले 2 वर्षों से कोशिश कर रही थी, और अब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से नाअहल कर दिया गया। सबसे बड़े सूबे के अपोजिशन लीडर को नाअहल किया गया, 10 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके साथ साथ सेनेट में अपोजिशन लीडर को सज़ा सुना दी गई, और कौमी असम्बली में भी अपोजिशन लीडर को सज़ा सुना दी गई। यानी अब पाकिस्तान के अंदर जो भी अपोजिशन करेगा ताकतवर हल्कों की, पाकिस्तान की हुकूमत की, तो उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। अब ये जो खबर है और जिसमें जो सज़ाएं सुनाई गई, पहले मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर इस पर अपना तजिया हम आपके साथ सामने रखेंगे। और खबर के मुताबिक फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुनाते हुए 108 रहनुमाओं और कारकुनों को जी सज़ाएं सुना दी हैं। ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस और थाना हमला केस में ये सज़ाएं सुनाई गई, और जो अहम रहनुमा जिनमें ये सज़ाएं जिनको सुनाई गई, इनमें शिबली फराज हैं, कौमी असम्बली से जरताज गुल साहिबा हैं, रुकन असम्बली साहबजादा हामिद रज़ा हैं, जिनको ये सज़ा सुनाई गई। बहुत ही सच्चे खरे इंसान और इमरान खान के सच्चे दोस्तों में इनका शुमार होता है। इन्होंने अपनी पूरी जमात को इमरान खान के हवाले किया, और ये भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को खड़कता रहा कि हम यहाँ पर एक एक बंदे को तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए आमादा कर रहे हैं, एक दहशतगर्द जमात बनाने की हम बात करते हैं। तो दूसरी तरफ से हामिद रज़ा साहब अपनी सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, लिहाजा इनको भी आप सज़ा सुनाए, और इन्हें इसी जुर्म की सज़ा सुनाई गई है। फैसलाबाद से और भी कुछ लोग थे, फ़ारूक हबीब साहब, उनको सज़ा नहीं सुनाई गई। उन्होंने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये करप्शन की जो ट्रेन थी ये बनी गाला से होकर निकलती थी, और फिर उन्हें वो तमाम नाम जो पाकिस्तान में इस वक्त की हुकूमत आपको बुश बीबी के लेते हुए नजर आती है, वो तमाम नाम लिए, तो उनके ऊपर मुकदमा जो है वो नहीं बनाया गया। अब जिन लोगों में मजीद जो इस लिस्ट में शामिल हैं, इनमें साहबजादा हामिद रज़ा हैं, चीचावदी से MNA राय हसन नवाज़, इनको भी सज़ा सुनाई गई है। रुकन पंजाब असम्बली जुनैद अफजल शाही हैं, राय मुर्तज़ा, अंसर इकबाल हैं, राना आफ्ताब को भी सज़ा सुना दी गई। और यानी अपोजिशन लीडर पंजाब, सेनेट और कौमी असम्बली सारे के सारे अब नाअहल हो गए, और चूँकि तनकीद कर रहे थे हुकूमत के ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं बात अगर बन नहीं रही थी, इनको मनाने की कुछ लोगों ने कोशिश भी की, तो उसको जब इन्होंने इनकार किया तो उसका नतीजा आज हमारे सामने आ गया। असद उमर के हवाले से भी एक फेक न्यूज़ आई, और अली मीन गंडापुर, फ़ारूक हबीब के इनको सज़ाएं सुनाई गई, लेकिन ये खबर झूठी निकली। हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि खबर गलत है। अली मीन के नाम से जी, अमीन अली के नाम से एक नाम सज़ाओं में शामिल था, और इसको अली मीन गंडापुर से कन्फ्यूज़ किया गया, और कहा गया कि अली मीन गंडापुर को भी नाअहल कर दिया गया। अब सूबे का इंतजाम स्पीकर चलाएंगे, तो ये एक कंट्रोवर्सी डेवलप करने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी साहब को जी बरी कर दिया गया है, और एक बार फिर कुरैशी खानदान के हवाले से ये बातें हो रही हैं कि जनाब कहीं डील हो गई है। अगर जैन कुरैशी शामिल नहीं था, शाह महमूद कुरैशी शामिल अगर वो कराची में थे और उनको सज़ाएँ उनको नहीं सुनाई जाती, तो इसमें कहीं ना कोई साजिश का एक एलिमेंट है। लेकिन जैन कुरैशी का इस तरह से सज़ा ना उनको देना, फिर फवाद चौधरी साहब उनको सज़ा नहीं मिली, क्योंकि ये इनको उतना ही रगड़ा लगा जितना इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा, और जितना इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर किया। ये अब पल कॉन्टिनेंटल में जाकर बैठे थे, मुंह छुपाते रहे, और बाद में उन्होंने ऐलान नहीं किया। जहांगीर तरीन के साथ ये बैठे रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐलान नहीं किया। अल्टीमेटली इनको उतना ही रगड़ा लगा है जितना इन्होंने ऐलान किया था, और जितना इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर किया। हमने कहा जी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उमर अयूब का ताल्लुक जी खैबर पख्तूनख्वा से नंबर 1, शिबली फराज का ताल्लुक KP से है, जरताज गुल का ताल्लुक DG खान से है, और फैसलाबाद में 9 मई होता है, लेकिन 9 मई फैसलाबाद में हुआ, बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया। ये कैसे लोग पहुंच गए, ये वो लकूनास थे इस केस में जिनको एड्रेस नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि ये जो 10 साल की सज़ा सुनाई गई, और मुलजमान को आपने जिन मुकदमात में सज़ा सुनाई, सबूतों को सामने रखते हुए ये सज़ा नहीं सुनाई गई, बल्कि एक फैसला लिखा लिखाया आया और आपने उसको पढ़कर सुना दिया। अब अगला अमल क्या होगा, पहले मैं आपको ना बैरिस्टर गौहर PTI का रद्द-ए-अमल, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जैसा भी है भाई अब चेयरमैन है, उसका रद्द-ए-अमल आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में जी बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि आज हमारे 6 MNAs, 3 MPs और 1 सेनेटर को सज़ा सुनाई गई। PTI ने अब पार्लियामान में रहना है या नहीं, सियासी कमेटी फैसला करेगी, बहुत जल्द आइंदा का लाएअमल देंगे। अब कोई डायलॉग नहीं होगा, अगर ऐसे ही चलना है तो ये सिस्टम आपको मुबारक हो। देखें, ये तो इमरान खान ने बहुत पहले कह दिया था, बैरिस्टर गौहर तक ये शायद पैगाम नहीं पहुंचा। कुछ दिन पहले ही बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी भी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो खान साहब ने कहा कि इसको जाकर बताओ, अगर इसे नहीं मालूम तो बता दो जाकर कि अब इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तमाम लोग इस्तेमाल होते रहे और अपनी मर्जी से इस्तेमाल होते रहे। इनका ये ख्याल था कि शायद हमारे लिए कोई रास्ता बन जाए और हम इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बनकर इमरान खान को बनाने में कामयाब हो जाए, और जिस तरह से ये चाहते हैं कोई रास्ता निकला है। लेकिन खान साहब नहीं माने, उल्टा अब इन लोगों को भी सजाएं जो सुनाई जा रही हैं। फिर बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा कि हमने जमहूरियत बचाने, ऐवान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, हमारे लीडर को नाहक जेल में रखा गया, बीवी को सजा दी गई, इसके बावजूद हमें धरना नहीं दिया, असम्बली नहीं छोड़ी, अवामी पार्लियामेंट नहीं लगाई। इन फैसलों से मुल्क कमज़ोर हो रहा है, जमहूरियत डी रेल हो सकती है। भाईजान, जमहूरियत तो है ही नहीं इस मुल्क के अंदर।
किस जमहूरियत की आप बात करते हैं कि डी रेल हो सकती है? आप जैसे लोग जब जिनके ज़िम्मे ऑपोजिशन करना था, आपने सब कुछ एक-एक करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के हवाले किया, सब कुछ आपने हवाले कर दिया। 26वीं तरमीम का मामला हो, पाकिस्तान के अंदर ये जो सेनेट में लोगों को टिकटें देने का मामला हो, पीटीआई अपोजिशन के साथ मिलकर सेनेट के अंदर क्या खेल खेलती है, ये तमाम काम आप लोगों ने किए। जब आपको कोई पैगाम देकर भेजता है एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, तो कहते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, हम इमरान खान, अगर आपने बात करनी है आप जाकर खुद करें। इन्होंने काम ये भी किया कि पीटीआई के लोगों से जो उम्मीद इनको दिलवाई गई कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, इनको भी इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह इनको फेंक दिया है। अब बैरिस्टर गौहर जो मर्जी कहते रहे, लोग इनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और जो ये कह रहे हैं ना कि जमहूरियत डीरेल हो सकती है, पहली बात ये कि डीरेल सर हो चुकी है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन धड़ाधड़ हमारे मेंबरान को नाहिल कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी, गैर आईनी है, अमन की आवाज़ों को पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है। देखें, पार्लियामान तो ये रही नहीं, एक प्रॉक्सी है, एक रबर स्टैंप है, जहाँ से मर्जी के कवानीन अब पास करवाए जाएंगे। और ये जितनी नशिस्तों के ऊपर लोग नाहिल हो रहे हैं, एक तरह से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी नाहिल हो गई है। और एक चीज़ रह गई है कि आप तहरीक इंसाफ को बैन कर दे मुल्क से, अब पीछे क्या रह गया। इन्होंने इन तमाम नशिस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन करवा के अपनी मर्जी की जो जमातें हैं उनको ये सीटें तोहफे में देंगे, और फिर एक मर्जी की नई हुकूमत या फिर एक मर्जी की नई क़यादत यहाँ पर लाकर ये सिस्टम को रन करेंगे। और फिर ये भी व्यूअर्स आपको याद रखना चाहिए कि इस पूरे माहौल के अंदर एक नई जो कोशिश हो रही है वो एक आइनी रास्ता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक आइनी रास्ता फराहम करना कि वो इक़्तिदार की राहदारियों में हमेशा के लिए बैठ जाए। हामिद रज़ा साहब ने जो गुफ्तगू की, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि आज रियासत पाकिस्तान ने मेरी पार्टी, मेरे वालिद और मेरी दहशतगर्द फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी के खिलाफ किरदार अदा करने पर पजराई करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के जरिए 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। पीटीआई की मफामत की यानी अब रास्ते बंद हो गए। पीटीआई के पास तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं, पीटीआई के मफामती ग्रुप को शिकस्त हुई। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब तो बहुत पहले ये कह रहे थे ना कि तहरीक चलाओ, पाकिस्तान की आवाम भी ये कहती है कि तहरीक चलाओ। 3 दफ़ा आपने तहरीक चलाई, लेकिन रिजल्ट जब करीब होते हैं आप लोग भाग जाते हैं। आज अगर ये लोगों को सजाएं सुनाई जा रही हैं तो इसमें अली अमीन गंडापुर एंड कंपनी का हाथ है। अगर रेजिस्टेंस शो किया जाता, आज भी तो आपकी हुकूमत चली जानी है, आज भी उनके पास नंबर ज़्यादा है, आज भी लोगों को डरा धमका कर, बच्चों को आपके सामने मारपीट कर आप वफादारियां तब्दील करवा सकते हैं ना। तो अली अमीन गंडापुर और जो रेजिस्टेंस आप दिखा रहे थे, मफामत करें, क्या फ़ायदा उस मफामत का कि जिसने आपको आपके अल्टीमेट गोल से दूर कर दिया और नताइज आपको नहीं मिल रहे। आज से ठीक 7-8 माह पहले जब हालात आपके पास थे, कंट्रोल में थे और आप काबू कर सकते थे, आपने सब कुछ नहीं किया। और सर, ये सिलसिला आज से शुरू नहीं होता, बात पुरानी हो जाती है, लेकिन आपको याद करवाना बहुत जरूरी है कि जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने कैमरों के सामने कहा था ना कि मैं धांधली कर रहा था, मैं अपने जूनियर्स को कह रहा था कि यार ठप्पे लगाओ, रिजल्ट तब्दील करो, फॉर्म 47 के रिजल्ट तैयार करो, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में आकर एहतजाज करना चाहिए था। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस है उसी दिन अगर एहतजाज शुरू हो जाता तो शायद आज ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं तब्दील हो जाते। आज लोगों को ये है कि यार बस जो भी है जैसे भी है, निज़ाम के साथ हमें खड़ा होना है। अगर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती तो ऐन मुमकिन था कि मुल्क में वो तमाम ताकतें जिन्होंने डील कर ली वो भी आपके साथ एक आधी खड़ी हो जाती कि हाँ यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं और ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने का। और लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक आवाज़ जो होनी चाहिए थी वो गायब हो गई। रेजिस्टेंस नज़र नहीं आया तो बाकी लोग जो वैसे ही जिनकी सियासी कोई पहचान नहीं, जिनका कोई मकाम नहीं, उन्होंने भी इस जो रेजिस्टेंस नज़र नहीं आई, इसी हकीकत को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों सब कुछ जो है वो बेच डाला और डील कर ली। अगर तहरीक इंसाफ रेजिस्टेंस दिखाती तो बहुत सारे लोग ऐन मुमकिन था कि दीगर जमातों से भी आपको ज्वाइन करते, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारी आवाज़ें, अब ये जो आवाज़ें नून लीग की तितर बितर हुई हैं, शाहिद खाकान अब्बासी एंड कंपनी, मोहम्मद जुबैर, ये सारी उस वक्त आपके साथ खड़ी होकर एहतजाज कर सकती थी, लोगों को मोबिलाइज किया जाता, आप मजहबी जमातों को अपने साथ शामिल करते। आज अब आपके पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। सरताज गुल, हामिद रज़ा साहब तो खैर मैदान में पहले भी मौजूद थे, शिबली फराज, ये बाकी जितने लोगों को सजाएं सुनाई गई। अब देखते हैं ना कि ये मैदान में आकर इनके प्यारे और इनके हल्के के लोग या फिर जो इनका पॉलिटिकल जो इनका क्लाउट है, क्या वो एहतजाज करेगा इनके लिए, और अब ये आवाज़ें क्या या कोई मफामत के जरिए कोई डील करके निकलेंगे। देखिए, इसमें जो एक आईनी रास्ता, कानूनी रास्ता मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब ये सजाएं आला अदलिया में जाएंगी तो वहाँ पर भी इन्हीं के जजेस बैठे हैं। इन सजाओं को जब आप हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे तो वहाँ पर देखना ये होगा कि बेंचेस बनते हैं, बेंच में बैठेगा कौन, और फिर बेंच को क्या हुक्म आता है, उस पर अमल कैसे किया जाएगा, जमानतें होंगी, रोका जाएगा, मौतरी का मामला है क्या, ये तमाम चीज़ें। पहली बात ये कि अब इंसाफ दहशतगर्दी अदालत ने जहाँ पर ही सजाएं सुनाई गई, एक तो ये चीज़ें अदालत की कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं किया जा सका क्योंकि इजाज़त ही नहीं थी अंदर जाने की, मखसूस लोग जाते थे, मखसूस खबर निकलती थी, और जितनी भी इनकी गलतियां कोताही थी वो पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई। कोट लखपत जेल के अंदर ये कुछ हो रहा है, इमरान खान के केसेस में ये कुछ हो रहा है, जब वकला बाहर निकलते हैं वो कहते हैं कि काश ये अदालतें लाइव होती तो पाकिस्तान की आवाम देखती कि आइन और कानून का मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा है। दो
शिफ्टों में इस वक्त जो इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने की कोशिश कर रहे हैं, काश ये अदालतें लाइव होती और देखते वो काजी फायद ईसा साहब जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले गए और जिन्होंने बल्ले का निशान छीना, अपनी अदालत को उन्होंने लाइव किया, लेकिन काश ये दहशतगर्दी की अदालतें भी लाइव होती और नजर आता कि जो गवाह खड़े किए जा रहे हैं, जो पर्दे के पीछे छुप कर सब कुछ सुन रहा था, जो टेबल के नीचे छुप कर इमरान खान की साजिश जो उनके ऊपर इल्जाम है उसको उसने बतौर गवाह पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन ने पेश किया, ये अवाम भी देखती, इनके चेहरे देखती, पता लगता कि ये कितना झूठ बोलते हैं और प्रोसिक्यूशन ने कितनी बड़ी बड़ी संगीन गलतियां की। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तमाम मौके जो हैं गवा दिए। 8 फरवरी को जो इस मुल्क के अंदर वोट की ताकत से इनकलाब आया, आप उस इनकलाब को एक कदम आगे यानी उस पर कैपिटलाइज कर सकते थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर और रेस्ट ऑफ द कंपनी जिन्होंने सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में गिरवी रखा और खेलते रहे और आज भी खेल रहे हैं। अब देखते हैं ना जी कि अली अमीन गंडापुर को कौन बचाता है। और एहतजाज के अलावा सर कोई और रास्ता नहीं है। मुल्क के अंदर मजहबी जमातें अब इकट्ठी हो रही हैं और इसके साथ साथ अमन जिरगा और अमन मार्च भी हो रहा है इस्लामाबाद का। देखना ही होगा कि लोग जाते हैं या फिर ये जो 5 अगस्त का एहतजाज था उससे पहले इस किस्म का एक रिजल्ट यानी ये जो फैसला आया ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ताकि लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, अंदर डाला जा सके और एक तहरीक जो है वो सर ना उठाए। अब देखें जितने केपी की जो लीडरशिप है, ये भी खबर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंगल आपने ये भी याद रखना है कि जिन लोगों को सजा हुई है इनका ताल्लुक केपी से है और केपी के अंदर जिरगे की बात हो रही है, अमन मार्च की बात हो रही है, तो इनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस अपने अपने इलाकों में है। तो खतरा शायद ये भी था कि अगर ये लोग एहतजाज में शामिल होकर या लोगों को बाहर निकालते हैं तो इसको रोकना कैसे, ऐसे रोको कि इनको सजाएं हो जाए, इनको अपनी पड़ जाए और ये एहतजाज जो है मोबिलाइज ना। देखें पाकिस्तान की आवाम ने यह फैसला करना है कि आपने इसी तरह इस निज़ाम को सहना है या इसके खिलाफ खड़ा होना है। अब 50 रहनुमाओं की जी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। 26 नवंबर एहतजाज के सिलसिले में थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाप्त के बाद पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जबकि 9 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। इन मुलजमान में आरिफ अलवी हैं जी, पाकिस्तान के साबिक सदर अब्दुल कयूम न्याजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रूफ हसन, मुराद सईद, अहमद न्याजी भी इसके अंदर शामिल हैं। और वज़ीर आला केपी के अली बिन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शोएब शाहीन, आजम खान, सवाती, उमर अयूब, हामिद रजा, अलीमा खानम, शेख वकास, अलीमा खान का भी जिसमें नाम शामिल है, शेख वकास अकरम। अब देखते हैं शेख साहब जब इनको गिरफ्तार किया गया तो क्या करेंगे। कंवल शोजब जिन्होंने अलीमा खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और जहर उगला, शानदाना गुलजार जिन्हें मरवत साहब बहुत पसंद है, उनके भाई हैं, शेफजल मरवत के भी वारंट गिरफ्तारी जो जारी हो गए, ये भी खैर लतीफ़ा ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं जी मिली और इत्तेफाक के मुताबिक मुस्तफा नवाज खोखर के घर कॉन्फ्रेंस ये हुई है और मोहम्मद जुबैर ने इस मौके पर कहा कि इसी शाहराह दस्तूर पर इमरान खान के दौर में जब पीडीएम आकर जलसे एहतजाज कॉन्फ्रेंस करती थी तो मैं तब सबसे आगे होता, हमने किसी भी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं ली थी और ना ही पुलिस ने कभी हमें तंग किया। भाईजान जनरल बाजवा आपके साथ था ना, निज़ाम आपके साथ था और उन्हें अपनी एक्सटेंशन की पड़ी थी, तो आपको इजाज़त लेने की किसी इलाके के मजिस्ट्रेट से या फिर जुजली हुकूमत से क्या ज़रूरत थी। जनरल साहब आपके साथ थे, जब जनरल आपके साथ होंगे तो फिर इजाज़त की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप जमहूरी बन के चलें, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसी पे आप कायम रहिएगा। हामिद मीर साहब ने इस पर खिताब किया जी, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, पीडीएम वजूद में आई, तब भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन किसी ने नहीं रोका। ये आज पहली बार हो रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत रोक रही है। इसमें जी कायद-ए-आज़म का हवाला बड़ा इंपॉर्टेंट था और बाज़ लोग ये इसके ऊपर जो उनकी जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसका हवाला देते हैं कि किसी भी एक शख्स को बगैर मुकदमे और बगैर जुडिशल ट्रायल के 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो हो रहा है वो सबके सामने है। ये कायद-ए-आज़म की एक बयान का, एक उनकी जो स्टेटमेंट थी उसका उन्होंने हवाला दिया। तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आपने इस पर जरूर अपने कमेंट्स करने हैं। अब तहरीक इंसाफ के पास एक ही हल है और वो एहतजाज है और ऐसे वक्त में जब सब कुछ उनके पास है तो अब आपको एक बहुत बड़े इनकलाब की जरूरत है। तो क्या तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम इस इनकलाब के लिए तैयार है? 26 नवंबर उससे पहले आपके पास बहुत सारे मौके थे लेकिन आपने उन सबको एक एक करके गंवा दिया। मैं अभी आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और ये ट्रंप की डील के हवाले से बात हो रही है और ये मुद्दा उठाया जी असद कैसर साहब ने। अब असद कैसर साहब के भी किसी न किसी केस के अंदर ये वारंट जो है जारी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो पाकिस्तान की डील हुई है इसके जो मुआहदे का ऐलान किया गया, इसकी डिटेल्स मांग ली हैं। वो ये कहते हैं जी कि सूबे के वसाइल पर सूबे की हाकमियत है, 18वीं तरमीम करके इसलिए एग्रीमेंट के बाद सूबे का हक यानी एग्रीमेंट के जरिए ये हक सूबे का है, वो हम सूबे के मामला में वफाकी मुदाखलत के खिलाफ हैं, अमेरिका से डील की तफसीलात दी जाएं। और महमूद अजगज़ई ने इस मौके पर कहा कि अमेरिकन को पता होना चाहिए कि जब मुआहदे उनके साथ करने आ रहे हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं, यहाँ के मुआहदे यहाँ की अवाम करेगी। पाकिस्तान की ये लीडरशिप आज जमहूरी होने की जो बात असद कैसर साहब कर रहे हैं, सर हम तो आपको 8 फरवरी से पहले भी कह रहे थे खुदा के लिए जमहूरी हो जाओ, हम 8 फरवरी के बाद भी कह रहे थे कि जमहूरी हो जाओ, और रास्ता ये था कि एहतजाज करो।
لیکن احتجاج نہیں ہوا. بہت سارے لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے. آج اس کا نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ جو مفاہمت کے راستے پر چل رہے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی. اب اس ملک کے اندر احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا 18ویں ترمیم, سر انہیں آپ کی بات ماننی نہیں ہے. باجوڑ کے اندر آپریشن ہو رہا ہے, وہاں پر جن گھروں پہ مارٹر گولیاں گر رہے ہیں, آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں, لیکن آپریشن ہو رہا ہے اور لوگوں کو نقل مکانی کا پہلے کہا گیا. لیکن یہ اب ایک ایسی سارٹ آف ڈیموکریسی ہے جی, دو دھاری تلوار, جس کا حل ان کے پاس نہیں ہے. اب جو ہم جرگے کی بات ہو رہی ہے اور جو ویژولز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے تماشا, اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان علاقوں سے مائنز اینڈ منرلز کتنا پیسہ اور کتنی ڈیلز ہیں, یہ سوال ہے نا, میجر سوالات ہیں. لیکن جن کا پیسہ, جن کے وسائل, جن کی یہ معدنیات جس صوبے کی ہیں, ان لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور وفاقی فیصلے کر رہا ہے. 18ویں ترمیم کو یا تو ختم کر دیتے. یہ معاملہ اس سے پہلے قرضوں کی شکل میں بھی اٹھایا گیا کہ وفاق قرضہ دیتا ہے انٹرنیشنلی, فائدہ جو ہے وہ صوبے اٹھاتے ہیں. تو جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت یہ معاملات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ اب یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ جو علاقے